हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में, यानी कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। आज के अध्याय में हम इसी के विषय में जानेंगे। तो आइए जाने, पहले भाषा को जानेंगे हम। ठीक है, देखिए, मौखिक या लिखित भाषा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित स्थितियां, कार्य अपने मित्रों को स्पष्ट कीजिए। आपने वाक्य पढ़ने हैं और भाषा का प्रयोग किए बिना आप कैसे कर सकते हैं इन कार्यों को, ये बताना है आपको। मुझे पढ़ना है, मुझे प्यास लगी है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। तो आप बिना भाषा के प्रयोग किए बिना क्या इन कार्यों को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते। बस इसी विषय पर हमने आज चर्चा करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। अभिव्यक्ति करने का क्या है? एक साधन है। मनुष्य अपने भावों का प्रदर्शन अंग संचालन, चित्र द्वारा, क्रियाकलाप वो भाषा द्वारा करता है। इनके द्वारा हम अपने भावों की अभिव्यक्ति तो कर सकते हैं, यानी कि अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, परंतु पूर्णता के साथ नहीं। अपने भावों की अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने के लिए हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं, और ये ध्वनि संकेत मौखिक या लिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव, विचार व अनुभवों को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। वह दूसरे के भाव, विचार व अनुभवों को समझ व ग्रहण कर सकता है। तो मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। तो चलिए, भाषा की जानकारी ले ली, अब बढ़ते हैं भाषा के रूप की ओर। तो बच्चों, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के होते हैं दो रूप, मौखिक व लिखित। अब क्या है मौखिक भाषा? आइए उसके बारे में भी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे मौखिक भाषा, अर्थात भाषा का सबसे पहला रूप मौखिक था। मौखिक भाषा बोलने के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके द्वारा बोलकर और सुनकर भावों का आदान प्रदान होता है। बातचीत करना, भाषण देना, गीत गाना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। अब दूसरा रूप है इसका लिखित भाषा। तो बच्चों, भाषा के लिखित रूप द्वारा मन के भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है। पढ़कर दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। लिखित भाषा स्थायी होती है। पुस्तकें, समाचार पत्र, विज्ञापन, पोस्टर आदि भाषा के लिखित रूप हैं। छपाई की प्रक्रिया द्वारा जितनी भी छपी वस्तुएं हैं वे लिखित भाषा के ही रूप हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस अध्याय में और जानेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां क्या है। तो बच्चों, कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। अर्थात भाषा के एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को ही बोली कहा जाता है। और उपभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत, थोड़ा सा बड़ा होता है। बोली ही साहित्य रचना में एवं क्षितिज वर्ड द्वारा प्रयोग में लाने पर उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली बोली होने पर भी उपभाषाएं बन गई, क्योंकि इनमें प्रचुर साहित्य लिखा गया है। बोली या उपभाषा जब बहुत बड़े क्षेत्र और वर्ग द्वारा अपना ली जाती है तथा उसका एक परिनिष्ठित रूप साहित्य में प्रयुक्त होने लगता है, तब वह भाषा कहलाई जाने लगती है। अब आते हैं हिंदी व उसके परिवार के बारे में जानने में। आइए हिंदी और उसका परिवार जाने हम। तो बच्चों, हिंदी भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के लोगों की मातृभाषा है। इन प्रदेशों की हिंदी का रूप भिन्न भिन्न बोलियों के रूप में हम देख सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी भाग की हिंदी। तो बच्चों, इस क्षेत्र में आती हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी बोली बोली जाती हैं। खड़ी बोली ही आज देश की राष्ट्रभाषा के रूप में विकास पा चुकी है। दूसरी आ जाती है पूर्वी हिंदी।
अर्थात इस क्षेत्र में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली जाती है। अवधि में ही तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस लिखी गई थी। फिर तीसरी आ जाती है राजस्थानी हिंदी। इस क्षेत्र में बच्चों मेवाती, मारवाड़ी प्रमुख बोलियां हैं। और फिर पहाड़ी हिंदी, और इस क्षेत्र में क्या है बच्चों, गढ़वाली, कुमाऊनी बोली जाती है। फिर पांचवी आती है बिहारी हिंदी। तो बच्चों बिहार प्रांत में भोजपुरी, मगही एवं मैथिली बोलियों का प्रयोग होता है। विद्यापति की प्रसिद्ध कृति पद्मावली मैथिली में ही लिखी गई है। तो ये थी हमारी हिंदी। आइए लिपि की ओर बढ़ चलते हैं। तो भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। तो चलिए बच्चों, भारत की प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां जान लें, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संथाली, बोडो, इनकी लिपि देवनागरी है। उड़िया की लिपि उड़िया है। पंजाबी की गुरमुखी, बांग्ला की बंगाली लिपि, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन की रोमन लिपि है। ऐसे ही उर्दू, अरबी, फारसी की फारसी लिपि है। तो चलिए अब भाषा के प्रकार की ओर चले, जिसमें सबसे पहले हम मातृभाषा के विषय में जानकारी लेंगे। तो बच्चों माता अथवा परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। जो जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वह परिवार वहाँ की भाषा ही पहले बोलता और समझता है। जैसे कि महाराष्ट्र का निवासी मराठी बोलता है, जबकि विद्यालय में वह और भी भाषाएं सीखता और बोलता है ना। जो बच्चा जिस परिवार में जन्मा सबसे पहले वो वहाँ की भाषा सीखेगा। तो यही है मातृभाषा। अब आ जाती है हमारी राजभाषा, अर्थात सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। जैसे कि इंग्लैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, फ्रांस की फ्रेंच है। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि दोनों ही भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं, जबकि विभिन्न प्रांत अपनी अपनी भाषा में राजकाज चलाने को स्वतंत्र हैं। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल तथा बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्राय हिंदी में सरकारी काम होते हैं। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है। इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके विद्यालय में भी जरूर 14 सितंबर को क्या होता होगा, हिंदी दिवस जरूर मनाते होंगे ना। आप भी इसे उत्साह से मनाइए क्योंकि हिंदी हमारी। तो चलिए राष्ट्रभाषा की जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों राष्ट्रभाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा का उस देश के अधिकांश नागरिक बोलते और समझते हैं। हर राष्ट्र में अनेक भाषा होते हुए भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। जैसे कि भारत की ही तरह चीन में भी अनेक भाषा रूप हैं, किंतु चीनी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया गया है। भारत के लगभग 70% लोग हिंदी का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आइए भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं जान लें। तो बच्चों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं। कौन कौन सी भाषाएं वे? हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। आइए मानक भाषा की जानकारी भी प्राप्त कर लें। तो बच्चों जो हिंदी जो है ना, हिंदी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है, इसलिए उसमें क्षेत्रीय प्रभाव का समावेश स्वाभाविक है। भाषा जीवंत होती है, यानी कि उसके अंदर जीवित भावनाएं होती हैं, वह निरंतर विकसित होती है, डेवलपमेंट चलता रहता है उसके अंदर। विकास की इस प्रक्रिया में बदलाव आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी एक रूपता बनाए रखना आवश्यक है। व्याकरण की सहायता से इसके शुद्ध रूप को जानने में सहायता मिलती है। भाषा का व्याकरण सम्मत शुद्ध रूप ही भाषा का मानक रूप कहलाता है। इस मानक रूप का उपयोग समाज का शिक्षित वर्ग करता है और इसी रूप में साहित्य की रचना होती है। तो आइए कुछ वर्णों एवं शब्दों में आया परिवर्तन देखें। जैसे कि अ प्राचीन रूप में अलग लिखा जाता था, लेकिन अब मान्य रूप में अलग लिखा जाता है। ख को पहले र और व लिखते थे। हुआ को ह छोटा और वा लिखते थे, लेकिन अब आ जुड़ गया अंत में। संबंध में पहले म और न आधा लिखते थे, लेकिन अब दोनों में अनुस्वार लगाया जाता है। झ को अलग तरीके से लिखा जाता था। ऐसे गए को य के ऊपर मात्रा लगा के लिखा जाता था, लेकिन अब ए लिखा जाता है। नहीं, पहले य के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है, अब बड़ी ई लिखी जाती है। चाहिए में य के ऊपर एक ही मात्रा लगाते थे पहले, लेकिन अब ए लगाते हैं अंत में। ये उसकी मानक रूप को है। तो बच्चों केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्ण और वर्तनी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
हैं। आइए उन्हें जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचाक्षर के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु आएगा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव बिंदु यानी कि अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे कि उन्हें में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, जैसे ही मात्रा आ जाती है साथ में बिंदु आ जाएगा। मैं में चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे। अन्यंत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए और जहां पर मात्रा नहीं आती वहां आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। जैसे कि चांद, पांव, इनमें कोई भी मात्रा ऊपर नहीं है शिरोरेखा के ऊपर, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। दूसरा है बच्चों की अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में क, ख, ग, ज, फ में से कुछ ध्वनियां उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं, केवल ज और फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। जैसे जरा, फालतू, यानी कि अब किसी के नीचे नुक्ता नहीं आता, केवल ज और फ के नीचे आता है। और कुछ शब्दों के दोनों रूप मानक हैं, जैसे कि सर्दी को हम सर्दी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर मात्रा देकर भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये शब्द दोनों रूपों में चलेंगे, ठीक है। जैसे कि सर्दी और जानेंगे जैसे कि गर्दन, ठीक है, गर्दन में भी ऊपर मात्रा आ सकती है और पूरा रो भी लिख सकते हैं हम। और कुछ शब्दों में अंत का हलंत अब लुप्त हो चुका है, यानी कि गायब हो चुका है। जैसे कि विद्वान, महान, संसद, इनके अंत में पहले न, द में अंत में जो हलंत आता था, जो अब नहीं आता है। और तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे ना लिखने की छूट है। जैसे कि अर्ध, तत्व आदि। ऐसे ही तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि दुख, जैसे कि दुख में आता है आपका विसर्ग, लेकिन इसका लोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं इसे। ऐसे ही पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय कर क्रिया के साथ मिलाकर लिखा जाए, जैसे कि दौड़ कर, अलग अलग नहीं लिखना, दौड़ कर, खा कर, इस तरह कर को मिलाकर लिखना है। चलिए व्याकरण का महत्व जानें। तो बच्चों, भाषा का विकास एक गतिमान धारा के समान होता है। उसमें अनेकों नए शब्दों एवं रूपों का समावेश होता रहता है। उसका शुद्ध एवं मानक रूप बनाए रखने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र का नाम व्याकरण है। आइए व्याकरण के अंग की ओर बढ़ें। तो भाषा की संरचना को हम 3 आधारों पर समझ सकते हैं, यही व्याकरण के अंग है। वर्ण विचार, शब्द व पद विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले जानेंगे वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण व संधि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा शब्द व पद विचार। इसमें शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रचना, शब्द भेद, शब्द भंडार तथा पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अवयव आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, संरचना, भेद तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं साहित्य की ओर। तो ज्ञान का सतत विकास होता रहता है। समय समय पर ज्ञानी जन तथा पंडित अपने अनुभव तथा संचित ज्ञान के आधार पर नवीन बिंदुओं को हमारे समक्ष व्यक्त करते हैं। विद्वानों का चिंतन समाज के विकास का स्रोत है, यही साहित्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। हर व्यक्ति अपनी बात को अपने ढंग से कहता है। मूल रूप से अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, जिसमें साहित्य की विधाएं भी हम कह सकते हैं। सबसे पहली विधा है साहित्य की पद्य। पद्य, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन पंक्तियों में अपने माध्यम से फूलों, पत्तियों व कलियों में नवजीवन की कल्पना की है। यह पद्य के उदाहरण है, कविता है। कविता, दोहे, दो गीत, चौपाइयाँ, सोरठा, छंद आदि जो है वो पद्य के उदाहरण है। भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती, कबीरदास की कबीर की साखिया, नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र, रामधारी सिंह दिनकर की भगवान की डाके आदि पद्य की रचनाएं हैं। दूसरा इसकी विधा होती है साहित्य की गद्य। तो बच्चों, जब हम अपनी बात जो है लय तुकबंदी के नियमों में ना बांधकर साधारण रूप में कहते हैं, तो वह साहित्य गद्य के अंतर्गत आता है। कहानियाँ, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, पत्र, जीवनी तथा संस्मरण गद्य के उदाहरण हैं। आपकी पुस्तक में दी गई लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है, क्या निराश हुआ जाए निबंध है, पानी की कहानी लेख है, ये आदि सभी गद्य के ही अंश हैं। तो ये थे आपके साहित्य के 2 अंश। आइए आप जानकारी ले लेते हैं इस अध्याय से हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि विचारों का लिखित व मौखिक आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा कथित और लिखित भाषा।
और भाषा का अल्प विकसित रूप बोली होता है। उपभाषा बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं और शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा को मानक भाषा कहते हैं। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना तथा बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की मुख्य रूप से 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य है। आइए, समय आ गया है अब अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। चलिए, सबसे पहले मौखिक प्रश्न। बोली उपभाषा से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अलग है? बोली का क्षेत्र सीमित होता है, उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आपने सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न आ रहा है, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप हैं प्रचलित और साहित्य, लिखित एवं मौखिक, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कौन से रूप हैं? 2 रूप है, लिखित व मौखिक। तो इसके सही विकल्प को आप चुनेंगे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न पढ़कर आप स्वयं विकल्प ढूंढेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में दिए गए शब्दों का मेल कीजिए। तो पश्चिमी हिंदी में आने वाली बोलियां कौन सी हैं? वो हैं बच्चों आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और हरियाणवी। आइए अब इसी प्रकार मेल आप स्वयं करेंगे बाकी भाषाओं का और बोलियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। सही और गलत का निशान लगाना है इसमें। व्याकरण भाषा की शुद्धता बनाए रखने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए आप, ठीक है। और बाकी के प्रश्न इसी प्रकार कीजिएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी लिपि डैश से डैश तथा अरबी लिपि डैश से डैश लिखी जाती है। तो हिंदी लिपि क्या लिखी जाती है, कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और अरबी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये रिक्त स्थान में लिखेंगे और इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरेंगे आप। चलिए 5वें प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ? दिनों दिन भाषा के अंतर्गत साहित्य और विधाओं की रचना होती गई, जिससे भाषा का विकास होता गया। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। सोचकर बताइए, दुभाषिया किसे कहते हैं? इसका क्या काम होता है? दुभाषिया डाकिया को कहते हैं। इसका काम संदेश को इधर से उधर पहुंचाना होता है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं करेंगे आप। आओ कुछ नया करें। 1 से 50 तक की गिनती विभिन्न भाषाओं में लिखिए। चलिए इस काम को फटाफट कर दीजिए। और नीचे कुछ संकेत चित्र दिए गए हैं, उसमें क्या करना है आपको? इन चित्रों के द्वारा क्या कहा जा रहा है ये भी बताइए, ठीक है। तो ये दोनों कार्य आपके हैं, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। उम्मीद करती हूँ भाषा, लिपि, व्याकरण इस अध्याय में आपने सब कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो बस अभ्यास कार्य जारी रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास करते रहिए।